पीकू पीकू मीकू, ठीक है, ये जो आपने प्रोड्यूस की है। और आपका जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड क्या था आपका 1000। हमने क्या किया, एक्चुअल को जब हम स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने से एक गैप नजर आएगा जिसे हम वेरिएशन भी कहते हैं, ठीक है, जिसे हम डेविएशन भी कहते हैं। तो कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है कि जो हमारा स्टैंडर्ड होता है, जो स्टैंडर्ड होता है उस स्टैंडर्ड को हम क्या करते हैं, अपने एक्चुअल के साथ कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने का मतलब क्या है, जब भी हम किसी चीज को कंपेयर करेंगे दैट मीन्स उसके बीच में क्या निकाल रहे हैं, हम गैप निकाल रहे हैं। बच्चे क्या निकाल रहे हैं, गैप निकाल। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज तनु ट्रिप्टान। आज हम करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कंट्रोलिंग के कंसेप्ट को। देखो, इससे पहले जितना भी आपका सिलेबस था वो ऑलमोस्ट हमारा हो चुका है, जैसे कि नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट हो गया, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हो गया, बिजनेस इन्वायरमेंट का टॉपिक हो चुका है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, सबको डिस्कस कर लिया है। आज हम पहुंच गए हैं कंट्रोलिंग के ऊपर, ठीक है। तो 1 बाय 1 सभी टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो आई होप सबने ये जो सीरीज़ है, नोट्स है जो मैं आपको ये प्रोवाइड कर रही हूँ, ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी हैं और आपको हेल्प भी प्रोवाइड कर रहे होंगे। देखो, ये आपकी +2 क्लास की बिजनेस स्टडी की बुक है, ठीक है। इसके अंदर हमने सभी टॉपिक को डिस्कस किया था। इवन ये जो टॉपिक है आपके ग्रेजुएशन, मास्टर्स डिग्री, वहाँ पर भी इम्पॉर्टेंट हैं। सो इवन आप BBA कर रहे हैं, BCom कर रहे हैं, MCom कर रहे हैं, MBA कर रहे हैं, +2 का बेस है, +1 है, +2 है, कहीं पर भी ये टॉपिक्स आ रहे हैं, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, प्लानिंग, मॉनिटरिंग, ठीक है, मोटिवेशंस और लीडरशिप, सुपरवाइजन, कहीं भी टॉपिक आ रहे हैं तो समझ लीजिए ये टॉपिक आपका ही सिलेबस है, ठीक है। मैटर ये करता है कि आप कंटेंट कहाँ से पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, कौन सा मटेरियल पढ़ रहे हैं, सब पॉइंट आपको मोस्ट ऑफ सिमिलर मिलेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हमारे कंट्रोलिंग वाले चैप्टर को। कंट्रोलिंग में क्या क्या है, सबसे ये बहुत ही छोटा चैप्टर है एज कम्पेयर टू द अदर चैप्टर। इन बाकी चैप्टर्स के अंदर बहुत लेंथी चैप्टर्स थे। देखो, 1 बाय 1 देखते हैं इसको। तो कंट्रोलिंग वाले चैप्टर में क्या है, कंट्रोलिंग क्या है, इसके कंसेप्ट क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस एंड प्रोसेस। केवल और केवल 40 से 50 या फिर 50 से 60 मिनट का लेक्चर रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं, कंट्रोलिंग क्या होते हैं। देखो, आप सभी को पता है कि जो हमारा चैप्टर है वो स्टार्ट ही हमारे एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ होता है। तो स्टार्ट करते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। देखो, मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ, मेरी एक फैक्ट्री है, ठीक है। क्या है, मेरी एक फैक्ट्री है XYZ लिमिटेड, ओके। और इसके अंदर क्या किया जाता है, क्लॉथ का प्रोडक्शन किया जाता है, गारमेंट्स का प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है। और मैंने कहा कि हर दिन जो गारमेंट का प्रोडक्शन होगा वो 1000 यूनिट का होगा, ठीक है। हर दिन 1000 यूनिट का प्रोडक्शन होगा, ठीक है जी। ये एग्जाम्पल है, ध्यान से सुनना। ये अगर ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया तो दैट मीन्स आपको पूरा चैप्टर बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। तो मैंने कहा कि 1000 यूनिट मेरे को हर दिन प्रोड्यूस करनी है। मैंने अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं इन सभी को ऑर्डर दिया कि हर एम्प्लॉई 1000 यूनिट को प्रोड्यूस करेगा और उसके बेस पर आपको क्या मिलने वाली है, सैलरी मिलने वाली है, वेजेस मिलने वाले हैं, ठीक है। चलिए, अब जैसे ही मैंने इसको काम दे दिया, मैंने सुबह 9 बजे इन सबको टारगेट दे दिया था कि हाँ, शाम 6 बजे तक आप सभी अपना टारगेट अचीव कर लें, 1000 सभी जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बनाकर मुझे दें, ठीक है। देन उसके बाद जब 6 बज गए हैं तो मैं आई मेरे फैक्ट्री के अंदर, मैंने सुपरवाइज़ किया, ये देखा कि किन व्यक्तियों ने कितना प्रोडक्शन किया है, कितना उन्होंने मटेरियल को प्रोड्यूस किया है, जो क्लॉथ है, गारमेंट्स है, कितना प्रोड्यूस किया। यहाँ पर 3 केस बन सकते हैं। एक तो ये केस बन सकता है कि 1000 बोला था तो 1000 यूनिट ही प्रोड्यूस कर पाए हैं, एक ऐसा एम्प्लॉई भी है। एक ऐसा एम्प्लॉई भी है कि जिन्होंने 1000 से लेकर 1200 यूनिट तक उन्होंने प्रोड्यूस कर दिया, जो कि बहुत अच्छी बात है कंपनी के लिए, मेरे लिए, अपनी फैक्ट्री के लिए, राइट। एक ऐसा भी है एक एम्प्लॉई जिन्होंने क्या किया, 800 यूनिट ही प्रोड्यूस करी। तो दैट मीन्स जो आपका कंसेप्ट है यहीं से कंट्रोलिंग स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले मैंने क्या किया, प्लान किया। प्लान करने के बाद मैंने ये बोला कि आप सभी को ये काम करना है। मैंने आप सभी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ मैंने अथॉरिटी दी। क्या आपको पिछला प्रीवियस चैप्टर रिवाइज हो रहा है जो हमने ऑर्गेनाइजिंग में किया था,
चलिए, तो इसमें क्या है कि मैंने सबसे पहले प्लानिंग की, प्लानिंग करने के बाद का कंसेप्ट क्या रहने वाला है कि उसके अकॉर्डिंग आपने क्या किया, अपने टारगेट को अचीव किया। फिर मैंने देखा कि एक ऐसा एम्प्लॉई है जो मिस्टर टीकू है। मिस्टर टीकू जो है उन्होंने केवल 800 यूनिट ही प्रोड्यूस करी। मिस्टर टीकू जो है उन्होंने पूरी यूनिट प्रोड्यूस करी, जितनी बोली थी उतनी ही यूनिट प्रोड्यूस कर दी। और एक है मिस्टर मीकू, टीकू पीकू मीकू, ठीक है, इन्होंने 1200 यूनिट को प्रोड्यूस किया। तो आपको ये नजर आ रहा है कि जो एक्चुअल यूनिट थी, एक्चुअल दैट मीन्स आपका ये जो आपने प्रोड्यूस करी है, और आपका जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड क्या था आपका 1000। हमने क्या किया, एक्चुअल को जब हम स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने से एक गैप नजर आएगा जिसे हम वेरिएशन भी कहते हैं, ठीक है, जिसे हम डेविएशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डेविएशन भी कहते हैं। इन डेविएशन, गैप, कुछ भी आ जाए वर्ड, सबका मतलब एक है कि इनके बीच का अंतर निकालना। अब मैं इसको और 1000 को यूनिट को कंपेयर करूँ तो इनके बीच में कितने का गैप है बेटा, 2200 का गैप है। इनके बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं है, इनके बीच में भी 200 का गैप है। मैम 200 का तो गैप है, पर एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, क्या आपको भी ऐसे नजर आ रहा है? यस ऑफ कोर्स, कि मैम यहाँ पर जो मिस्टर टीकू है इन्होंने इसके रिगार्डिंग क्या है, डेविएशंस कैसा है, नेगेटिव डेविएशंस है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर जो मीकू है उनका डेविएशन पॉजिटिव डेविएशंस है, राइट। इनको या तो पनिशमेंट मिल सकती है, पनिशमेंट के तौर पर क्या मिलेगा, उनकी सैलरी डिडक्ट कर सकते हैं, उनसे ज़्यादा काम करवा सकते हैं, वर्किंग आवर ज़्यादा बढ़ा सकते हैं कि जब तक आपकी 1000 यूनिट ना प्रोड्यूस हो तब तक आपकी छुट्टी नहीं होने वाली, कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो ये क्या है, कंट्रोलिंग में क्या है कि मैंने सबसे पहले प्लानिंग की, प्लानिंग करने के बाद मैंने अपने एक्चुअल के साथ क्या किया, कंपैरिजन किया। एक्चुअल आया मेरे पास, एक्चुअल आने के बाद मैंने उसको कंपैरिजन किया, कंपैरिजन करने के बाद फिर मैंने क्या किया, इसको एनालिसिस करूंगी। क्या करूंगी मैं, इसको एनालिसिस करूंगी, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, अगर हो रहा है तो नेक्स्ट टाइम नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब, अब इस पर्सन की ही क्यों 800 यूनिट आई, इस पर्सन की ही क्यों 1200 यूनिट आई, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स थे कि ये अच्छा परफॉर्म कर पाया, ये नहीं कर पाया है। इन सभी फैक्टर्स को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, वो एनालिसिस में होगा। एनालिसिस के बाद हम क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, हम एक्चुअल एक्शन लेंगे। क्या लेंगे, एक्शन लेंगे, मीन्स के दोबारा से फिर हम फ्यूचर के लिए प्लानिंग करने लगेंगे और इन डेविएशंस दोबारा से रिपीट ना हो, ऐसे सर्कमस्टांसेस जनरेट ना हो, क्रिएट ना हो, फिर एक अच्छा टारगेट हम सेट करेंगे, ठीक है। तो कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है कि जो हमारा स्टैंडर्ड होता है, जो स्टैंडर्ड होता है उस स्टैंडर्ड को हम क्या करते हैं, अपने एक्चुअल के साथ कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने का मतलब क्या है, जब भी हम किसी चीज़ को कंपेयर करेंगे दैट मीन्स उसके बीच में क्या निकाल रहे हैं, हम गैप निकाल रहे हैं। बच्चे क्या निकाल रहे हैं, गैप निकाल रहे हैं। और उस गैप को निकालने के बाद हम प्रॉपरली एनालिसिस करेंगे, फिर उसके ऊपर एक्शन लेंगे। क्या आपको एक एग्जाम्पल समझ में आ गया? मैंने देखा कि जो मिस्टर मीकू है मेरी फैक्ट्री में बहुत अच्छा एम्प्लॉई है, इसको क्या देना चाहिए, इंसेंटिव देना चाहिए। क्या ये इंसेंटिव का टॉपिक मोटिवेशन में पढ़ा था, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, अलाउंसेस, पे अलाउंसेस, परक्यूजिट्स, कार्ड फैसिलिटी, ये सभी हमने पढ़े थे, ठीक है जी। तो क्या आपको ये कंसेप्ट समझ में आया कि कंट्रोलिंग क्या होता है, कि एक एक्चुअल कंपैरिजन करके हमें ये देखना कि क्या काम सही ढंग से इम्प्लीमेंट हो रहा है, जो हमने सोचा था क्या वही हो रहा है या इससे डिफरेंस हो रहा है, ऐसा हो रहा है तो डिफरेंट क्यों हो रहा है, ठीक है। यही एग्जाम्पल पूरा चैप्टर हमारा कवर करेगा, इसलिए बोल रही थी एग्जाम्पल थोड़ा सा ध्यान से सुनना, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी यूनिट नंबर 8 पर। क्या कह रहे हैं कि checking the mistake and tell us how the new challenge can be met। कहने का मतलब कि आपकी जितनी भी मिस्टेक्स होती हैं, आपकी जितनी भी आपकी एरर्स होती हैं, उनको चेक करना और बताना कि किस तरीके से ये जो मिस्टेक है आपके लिए एक नए पॉइंट को सिखाने के लिए एक बेटर पॉइंट है। हर एक बात होती है ना कि हर एक जब भी आप कोई गलती करते हैं तो वहीं से कुछ ना कुछ आप चीज़ें सीखते हो, ठीक है। तो रिव्यू करना, रिवाइज करना द स्टैंडर्ड इन द लाइट ऑफ द चेंज टेक प्लेस इन द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू द क्लोज चेकिंग वी एबल टू सेट द डिसिप्लिन एंड ऑर्डर इन द
ऑर्गेनाइजेशन। जब हम क्लोज चेकिंग करेंगे, मीन्स की प्रॉपर मतलब बहुत ध्यान से चेकिंग करेंगे, तो हम सक्षम होंगे कि एक डिसिप्लिन मैनर बिठा सके। अब मैंने क्या कहा कि सबको 1000 यूनिट प्रोड्यूस करनी है, ये मेरा ऑर्डर था। उस ऑर्डर को, उस स्टेप को फॉलो करते हुए एक तरह से अनुशासन क्रिएट हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। कंट्रोलिंग डेलिब्रेटेड पॉइंट है, जैसे हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, प्लानिंग, ये सभी ये क्या है, डेलिब्रेटेड, जानबूझकर इस्टेब्लिशमेंट के साथ है। क्योंकि नॉर्मल सी बात है बच्चे, अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन, आप एक ऑर्गेनाइजेशन के ओनर है और आपके अंडर क्या है 20 व्यक्ति काम करते हैं, जब तक आप रूल रेगुलेशन नहीं बनाएंगे तब तक ये सभी व्यक्ति अपने अच्छे से काम नहीं करेंगे। इनमें से 1-2 व्यक्ति कर पाएगा, बाकी सभी को आप सैलरी दोगे पर काम नहीं करेंगे तो उस चीज़ का फायदा नहीं होगा, आपको लॉस ज़्यादा जनरेट होगा। तो रूल रेगुलेशन बनाना एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक मैंडेटरी हो गया, एक जानबूझकर एक बाउंड्री सेट करना जरूरी होता है, ठीक है, कि आप उनसे काम अच्छे से ले पाए, ठीक है। तो कंट्रोलिंग में क्या होता है कि रिड्यूसिंग द वेस्टेज एंड स्पॉयलेज ऑफ द रिसोर्सेज, जितने भी आप वेस्टेज करते हैं, जितने भी आप स्पॉयलेज करते हैं उन रिसोर्सेज का, मीन्स कि कैसे मशीन को यूज़ करना है, कैसे एक टाइम को यूज़ करना है। अब यहाँ पर देखो इन सबको सेम टाइम दिया गया था, 9 से 6 का टाइम दिया गया था, राइट। 9 घंटे के अंदर आपको 1000 यूनिट प्रोड्यूस करनी थी। कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, कुछ ऐसे भी जिन्होंने पूरा परफॉर्म किया, कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने कम परफॉर्म किया। उन्होंने रिसोर्सेज का अच्छा यूज़ नहीं किया, उन्होंने टाइम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं किया। दैट्स अ रीज़न कि उनको क्या, वो अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाए हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं कंट्रोलिंग की फीचर्स के ऊपर। कंट्रोलिंग के फीचर क्या करेगा कि कंट्रोलिंग क्लोजली रिलेटेड टू द प्लानिंग। क्या आपको समझ में आ रहा है जो मैंने अभी आपको यहाँ पे समझाया एग्जाम्पल के अंदर, कि कंट्रोलिंग किस तरीके से प्लानिंग से ज़्यादा रिलेट करते हैं। क्योंकि बिना प्लानिंग तो बच्चे कुछ कर ही नहीं पाएंगे, किसके ऊपर कंट्रोल करोगे? अगर आपके पास प्लान ही नहीं है तो आप किसके ऊपर कंट्रोल करोगे? किसी के ऊपर नहीं कर सकते आप कंट्रोल, राइट। तो कंट्रोल भी तभी कर पाओगे जब आपके पास प्लान होगा। तो प्लानिंग इज द फर्स्ट स्टेप एंड देन उसके बाद हमारे पास कंट्रोलिंग आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहते हैं कि बिकॉज अल्टर द नो अबाउट द डेविएशन फ्रॉम द स्टैंडर्ड, हमें क्या पता लगाते हैं, अगर हमारे पास प्लानिंग ही ना होती तो क्या हम स्टैंडर्ड सेट कर पाते, और अगर स्टैंडर्ड नहीं होते तो क्या हम एक्चुअल परफॉर्मेंस से डेविएशंस कैलकुलेट कर पाते? नहीं कैलकुलेट कर पाते। फिर डेविएशन आया तो हमें क्या करनी पड़ेगी? एनालिसिस करनी पड़ेगी कि कारण क्या है कि हमारे पास ये जो डेविएशंस आया, जो गैप आया है, जो 200 का गैप हमने क्वेश्चन में किया, एग्जाम्पल में किया, ये आया तो क्यों आया है, ठीक है। उसके ऊपर एनालिसिस करना है। एनालिसिस के स्टेप के अंदर मैं बताऊंगी, इसके 2 टूल्स हैं, 2 प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद हम क्या करेंगे कि करेक्टिव एक्शंस को हम अटेम्प्ट करेंगे, मीन्स कि एक करेक्टिव एक्शन को लेंगे। और प्लानिंग के बाद ही हम क्या कर सकते हैं, एक बढ़िया स्टेप उठा सकते हैं, ठीक है। दैट्स अ रीजन कि कंट्रोलिंग जो है डायरेक्ट और क्लोजली रिलेटेड है टू द प्लानिंग के साथ, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कंट्रोलिंग इज द कंटिन्यूअस फंक्शंस। क्यों कंटिन्यूअस फंक्शन है? अब देखो, अब मैंने यहाँ पे कहा कि 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करी, यहाँ पे आ जाओ नेक्स्ट पेज पे, मैंने कहा कि 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करी, एक का अच्छा परफॉर्मेंस है, एक का गंदा परफॉर्मेंस है, इसका गंदा परफॉर्मेंस है, इसका अच्छा परफॉर्मेंस है, ठीक है। इन दोनों के रिगार्डिंग हम दोबारा से प्लान करेंगे, ठीक है। प्लानिंग की स्टैंडर्ड के साथ गैप नापा तो ये क्या चल रही थी, कंट्रोलिंग हो रही थी। फिर इसके ऊपर हमने एनालिसिस किया, एक्शन लिया जाएगा, फिर यहाँ से क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, प्लानिंग हो जाएगी। तो इसलिए आप एक बात याद रखना, पहली बात, प्लानिंग जो है आपकी बैकवर्ड भी है और आपकी फॉरवर्ड भी है। इस कंसेप्ट को समझते हैं पहले, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बैकवर्ड क्यों है? क्योंकि सुनो, पहले फॉरवर्ड को समझते हैं। फॉरवर्ड क्या है? क्योंकि फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है कि फ्यूचर की तरफ देखना, कि फ्यूचर में हमें क्या करना है, कैसे करना है, किससे करवाना है, कब करना है, क्यों करना है, ये सब चीज़ डिसाइड होती है। अब देखो बच्चे, दिवाली आ रही है, ठीक है। अब दिवाली आ रही है तो जो मिठाई वाली दुकान होगी, ठीक है, उन्होंने पहले ही सेट कर रखा होगा कि कितने मुझे वर्कर्स चाहिए, कितनी मुझे मिठाई अब की बार बनानी है। क्योंकि पीछे लॉकडाउन की वजह से 2020 के अंदर जब लॉकडाउन लगा था, उसकी वजह से जो तो मिठाई का जो प्रोडक्शन है बहुत गिर गया था, राइट। तो जो मिठाई वाली दुकान जो मेंबर होंगे, जो ओनर होंगे, उनको प्रॉपरली एनालिसिस करना पड़ेगा। उन्होंने अभी से प्लानिंग कर ली है,
ठीक है। तो हमें क्या बनाना है, कितना बनाना है, कब बनाना है, सब चीज़ प्री डिफाइन हो गई है। तो ये क्या है, प्लानिंग आपका फ्यूचर को डिफाइन करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है कंट्रोलिंग करते हैं कि क्या जो हमने सेट किया था, क्या हमने सोचा था कि 1000 टन हमारी मिठाई बिक जाएगी, क्या वो बिकी? यस, अगर बिकी है तो अच्छी है, नहीं बिकी तो क्यों नहीं बिकी, कारण हम ढूंढेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम फिर प्लानिंग करेंगे। बैकवर्ड क्यों है? क्योंकि इस स्टेप को दोबारा से करेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। अब एक बार प्लानिंग कर दी है, ठीक है। अब जैसा भी परफॉर्मेंस हो, मान लीजिए हमारी जो मिठाई बिकी है वो 800 टन बिकी है, ठीक है। अब नेक्स्ट ईयर जब बनाएंगे, अब हमने इस साल में 1000 टन का प्रोडक्शन सेट किया है, तो नॉर्मल सी बात है, सेट किसके बेस पे किया होगा? पास्ट के बेस पे किया होगा। दैट्स अ रीजन कि ये बैकवर्ड प्रोसेस भी है। तो कंट्रोलिंग और प्लानिंग दोनों प्रोसेस है, बैकवर्ड प्रोसेस भी है, हमारी फॉरवर्ड भी प्रोसेस है। क्योंकि गलती होने के बाद जब हम फ्यूचर के बारे में फिर सोचेंगे, कंट्रोलिंग फिर यहाँ पर फॉरवर्ड कंसेप्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए, यहाँ इसलिए कहते हैं कि कंट्रोलिंग और प्लानिंग, ये देखो कंटिन्यूस चलता रहेगा। सबसे पहले हमने प्लान किया कि हमें 1000 टन क्या बनानी है, मिठाई बनानी है। देन उसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव अचीव किया मान लीजिए 800 रुपये। फिर ये डेविएशन चेकआउट किया, यहाँ पर हो गई है कंट्रोलिंग हमारे पास, ठीक है। कंट्रोलिंग के बाद हमने एक एक्शन लिया जिसकी वजह से हम इस गैप को फिलफुल किया जा सकता है, ठीक है। इस एक्शन को करेंगे, फिर हमारे पास दोबारा से प्लानिंग होगी, फिर दोबारा से कंट्रोलिंग होगी। ये कंटिन्यूस प्रोसेस, ऐसे ये जो साइकिल है ऐसे घूमता रहेगा। तो दैट्स अ रीजन कि इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस, ठीक है। कंट्रोलिंग इज द परवेसिव फंक्शंस। स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे परवेसिव फंक्शंस क्या होते हैं? ऐसे फंक्शंस होते हैं जो यूनिवर्सल एप्लीकेबल होते हैं, जो हर जगह अप्लाई होते हैं। इवन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, ये हर जगह एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। जो छोटा बिजनेस है, बड़ा बिजनेस है, जैसा भी बिजनेस है, हर जगह कंट्रोलिंग होनी चाहिए। मैंने आपको बताया क्योंकि ये डेलिब्रेटेड प्रोसेस है, डेलिब्रेटेड फंक्शन है। कंट्रोलिंग इज बोथ बैकवर्ड एंड द लुकिंग फंक्शन। समझ पा रहे हैं? बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन है, फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन है। क्यों बैकवर्ड है? क्योंकि मेजर एंड कंपेयर द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड के साथ हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस को क्या किया जाता है? कंपेयर किया जाता है। दैट्स नोन एज अ बैकवर्ड। फॉरवर्ड क्यों है? जो भी गैप आएगा उसके प्रति हमें क्या लेना है? फिर एक्शन लेना है कि फ्यूचर में ऐसा ना हो, ठीक है। इनिशिएट एक्शन टू बी इम्प्रूव द फ्यूचर परफॉर्मेंस। फ्यूचर परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए जो भी एक्शन लिए जाएंगे वो फॉरवर्ड कंसेप्ट होगा, ठीक है। जो फ्यूचर के लिए लिया जाए वो फॉरवर्ड कंसेप्ट होता है। इज दैट क्लियर? चलिए जी, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है प्लानिंग क्या है, सॉरी कंट्रोलिंग क्या है। इट इज़ अ फंडामेंटल फंक्शन। जैसे कि बाकी फंक्शंस थे, ये भी एक फंडामेंटल फंक्शन है। इसके थ्रू हम बाकी सभी काम फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। इट इज़ अ गोल ओरिएंटेड फंक्शन। गोल ओरिएंटेड फंक्शन का मतलब क्या है? आपका ऑब्जेक्टिव जो है उसको अचीव करने के लिए, ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है? उस पर्टिकुलर चीज़ को अचीव करना है। अब हमारा 1000 का गोल था, उस 1000 के ऊपर हमने क्या किया? काम करना शुरू कर दिया था। इट इज़ अ गोल। ये गोल को अचीव करने का एक तरह से एक फंक्शन है, एक की तरह से। जैसे कि जो लॉक है उसको की से साथ खोलते हैं ना, तो इसी तरह से कंट्रोलिंग भी एक की तरह से काम करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है। चलिए, यहां पर क्या दिया हुआ है? एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। हमने एक ये एग्जाम्पल एज इट इज है। प्लानिंग और कंट्रोलिंग के अंदर जो बीच में रिलेशनशिप सेटअप किया जाता है उसकी बात की जा रही है। आप इस एग्जाम्पल को देख लेना क्योंकि ये एग्जाम्पल बहुत बार रिपीट हो गया। अभी मैंने जो भी आपको दो समझाया, एक तो मिठाई वाली दुकान का समझाया है और एक हमारा ये 1000 यूनिट का। सेम एज इट इज देख लेना, ठीक है। प्लानिंग और कंट्रोलिंग के अंदर बीच में मैं रिलेशनशिप बताती हूँ। तो सबसे पहले क्या कहते हैं कि प्लानिंग क्या होता है? आपको स्टैंडर्ड प्रोवाइड करती है। प्लानिंग क्या है? फ्यूचर में क्या करना है वो बताता है। कंट्रोलिंग क्या है? ये इंश्योर करना कि जो हमने फ्यूचर में प्लान किया, फ्यूचर के लिए जो प्लान किया है, क्या हम उस चीज़ को, इवेंट को एक्चुअल में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे, ये सभी चीज़ें कंट्रोलिंग में आएंगी। टू इंश्योर द इवेंट कन्फर्म टू द प्लान। जो हमने प्लान किया है वो इवेंट एक्चुअल में हैपन हो रहा है या नहीं हो रहा, उस चीज़ के बारे में कन्फर्मेशन देना। इट इज़ क्लियर? नेक्स्ट क्या है? इट्स डिस्कवर एंड द प्रिस्क्राइब एंड अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन। ये कह रहा है कि ये ढूंढता है, बताता है, प्रिस्क्राइब करता है कि क्या अप्रोप्रिएट एक्शन लेना चाहिए अगर किसी भी तरह का डेविएशंस आ जाता है। मीन्स कि फ्यूचर के लिए क्या एक्शन लेना चाहिए, ठीक है, वो आपको प्लानिंग बताता है। बट कंट्रोलिंग की बात की जाए, यहाँ पर ये जो एक्शन वर्ड है ना, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है।
बट कंट्रोलिंग की बात की जाए तो ये चेक करता है, क्या चेक करता है कि जो प्लान हमने बनाया है वो क्या इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। इम्प्लीमेंट का मतलब कि ये लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब देखो मैंने बोला कि 1000 यूनिट को मैंने प्रोड्यूस करना है, सेट तो कर दिया, क्या मैं ये नहीं देखूंगी कि कितने लोग काम कर रहे नहीं कर रहे, देखूंगी ना। तो ये चीज़ देखना कि जो मैंने बोला है क्या वो एक्चुअल में हो रहा है या नहीं हो रहा, वो कंट्रोलिंग के अंदर आएगा बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। ये देखो मैंने इसलिए मैं पहले बताया था कि प्लानिंग कंट्रोलिंग, प्लानिंग कंट्रोलिंग। प्लानिंग आपकी फ्यूचर के लिए है, फिर कंट्रोलिंग ये देखा जाएगा कि आफ्टर दैट द वर्क इज इम्प्लीमेंटेड, जो भी काम हो चुका है उसके बाद का जो नतीजा रहा है उसको फिर कंपेयर किया जाता है। कंपेयर करने के बाद गाइड किया जाता है कि जो पास्ट में गलतियां हुई है वो दोबारा से रिपीट ना हो, वो फिर दोबारा से हम फिर प्लानिंग करते हैं, फिर हम कंट्रोलिंग करते हैं कि अच्छा डिसीजन आ जाए। दैट्स इट। तो अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं, कंक्लूजन के अंदर क्या है कि प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर द इंटर रिलेटेड एंड द सप्लीमेंट्री फंक्शन विच सपोर्ट ईच अदर फॉर द सक्सेस ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन, सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन। अगर किसी भी प्लान को आपको इम्प्लीमेंट करना है, किसी भी प्लान को अगर आपको अप्लाई करना है, आपकी कंट्रोल प्लानिंग और कंट्रोलिंग फंक्शन बहुत अच्छे से होनी चाहिए। इज इट क्लियर? चलिए जी, अब लास्ट टॉपिक रह गया है। मैं बता रही थी केवल 40 मिनट से 50 मिनट का लेक्चर है, 20 मिनट में हमने 3 टॉपिक कर लिए हैं। फटाफट ये भी टॉपिक कर लेते हैं, बहुत आसान है। और हाँ, आप किसी भी चैप्टर को कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, डायरेक्टिंग कर रहे हैं, स्टाफिंग कर रहे हैं, रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, सिलेक्शन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कंट्रोलिंग कर रहे हैं, इन सब की प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है आपका जो पेपर है MCQ बेस्ड 20 क्वेश्चंस आते हैं, फिर एक स्टेटमेंट बेस आते हैं, अजर्शन आते हैं, रीजन आते हैं, स्टेटमेंट बेस आते हैं, मैच द कॉलम आते हैं। एक हाई लेवल का क्वेश्चन पेपर बनने वाला है। तो दैट्स अ रीज़न कि आपको हर एक टॉपिक क्लियर होना चाहिए। आपको मैं बता भी देती हूँ कि आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, जिसको हम सैम्पल पेपर भी बोलते हैं, सैम्पल पेपर को भी 1 by 1 डिस्कस करेंगे लास्ट 3 to 4 ईयर्स के। ठीक है, कि किस तरीके से क्वेश्चन आए हुए, कैसे उसको अटेम्प्ट करना चाहिए, कैसे उसको हम 2.5 घंटे के, 3 घंटे का पेपर होता है ना, उसको 2.5 घंटे में किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी है। अब देखो अक्टूबर लग चुका है, अक्टूबर से लेकर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 5 महीने हैं हमारे पास। 5 महीने में हम अच्छी तैयारी कर सकते हैं सभी सब्जेक्ट्स की। तो साथ बने रहिए, आपको हर एक टॉपिक क्लियर होगा। ठीक है, आपको प्रीवियस ईयर भी प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको हर तरह के क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, चलिए अब कंट्रोलिंग का स्टेप आ जाते हैं। स्टेप आ जाए, प्रोसेस आ जाए, साइकिल आ जाए, इन तीनों में से कुछ भी नाम आ जाए, कहने का मतलब यही है जो अब हम कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं। अब ये सभी बच्चे जो मैंने एग्जाम्पल समझाया था ना, ये इसको दिमाग में रखेंगे और मैं यहाँ पर जस्ट अब पुट अप करूंगी वैल्यू, जस्ट ओनली। ओके, अब यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या कह रखा है कि सेटिंग द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। क्या आपको परफॉर्म करना है उसको सेट करना है, मीन्स कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, वो डिसाइड करना है, स्टैंडर्ड सेट करना है। ठीक है, क्राइटेरिया अगेंस्ट विच एक्चुअल परफॉर्मेंस विल बी मेजर्ड। आपको एक क्राइटेरिया सेट करना है कि आपको क्या, मीन्स कि ऐसा होता है ना कि अब हमने 1000 यूनिट को सेट किया, ये हमारा स्टैंडर्ड है, कितना तो हमें अचीव करना ही करना है। अब स्टैंडर्ड जो है ना बच्चे, काफ़ी तरह के हो सकते हैं। फर्स्ट इज दैट देयर इज अ क्वांटिटेटिव एंड सेकंड इज अ क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होता है, जो मात्रा में होता है, मात्रा में समझते हैं, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। अगर मैं लिखूं, मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं कि मेरे पास कितने पेन, कितनी मतलब लिखने के लिए इक्विपमेंट है, पेन है, ब्लैक पेन है, रेड पेन है, पेंसिल है, तो मैं इनको काउंट कर सकती हूँ 3। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि कितने अच्छे चलते हैं तो इसकी क्वालिटी के ऊपर आ सकता है, ये क्वालिटेटिव के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से स्टैंडर्ड भी आपके 2 तरीके से सेट किए जाते हैं। फर्स्ट इज दैट कि आपको क्वांटिटेटिव है, सेकंड इज दैट आपका क्वालिटेटिव है। क्वांटिटेटिव में क्या कहता है कि स्टैंडर्ड शो विद द हेल्प ऑफ द फिगर। आप फिगर की हेल्प से उनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे कि 10, अब हमारा टारगेट कितना है 1000, ये अपना क्या है, क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड है। ठीक है, जैसे कि हमें क्या मेजर करने होते हैं, कॉस्ट को मेजर करना होता है, कितना रिवेन्यू ज़्यादा जनरेट हुआ है, नंबर ऑफ यूनिट के ऊपर आपने कितना टाइम स्पेंड किया है, इन सभी को अगर मेजर किया जाए तो ये कैसी मेजरमेंट है, ये मेजरमेंट बच्चे आपकी है क्वांटिटेटिव की। इज इट क्लियर? चलिए, अगर क्वालिटेटिव की बात की जाए, क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड क्या हो जाएगा, जो आप
फिगर के अंदर शो नहीं कर सकते, कैन नॉट शो इन टू द फिगर, फैक्ट ऑफ द फ्रॉम द फिगर, फिगर के अंदर शो ऑफ नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि आपकी अपनी गुडविल इंप्रूव करनी है, मोटिवेशन देना है, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन इंक्रीज करना है, समझ पा रहे हैं, मीन्स की एक ऐसी पॉइंट है जिनको आप क्या नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते इन अ फिगर के अंदर, जस्ट ओनली क्या कर सकते हो, इनको फील कर सकते हो आप। इसको एक तरह से रेपुटेशन कह सकते हो। जैसे हम गुडविल के चैप्टर में पढ़ा था ना कि गुडविल हमारी फिक्स एसेट्स है, बट इसको हम क्या, एक इनटेंजिबल एसेट्स है। इनटेंजिबल अगर मैं बात करूँगा तो क्वालिटेटिव क्या है, एक हमारे पास टेंजिबल आइटम्स की बात की जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर हमें याद रखने चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आया था 2023 के अंदर कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जिनको आपको मेजर करना है, जिनको आप एज ए कंसीडर करेंगे एक स्टैंडर्ड को सेट करते हुए। फर्स्ट पॉइंट क्या है, स्टैंडर्ड शुड बी रीजनेबल एंड मेजरेबल। रीजनेबल समझ रहे हो, रीजनेबल का मतलब क्या है कि ना तो इतना ज़्यादा टफ हो कि आप उसको अचीव ही ना कर पाओ, ना ही इतना ज़्यादा मतलब इजी हो कि उसे हर कोई अचीव कर सके। मीन्स कि एक मीडियम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका स्टैंडर्ड होना चाहिए, ठीक है। मेजरेबल की बात की जाए तो क्या है, वो मेजर किया जाना चाहिए। मेजर का मीन्स कि वो मापा जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखो मैंने यहाँ पे बोला कि आपने यूनिट कितनी प्रोड्यूस करी है, कितनी नहीं प्रोड्यूस करी, तो आपने 800 और 1000 का 1200 का मैंने एग्जाम्पल लिया, राइट। इनको मैं कंपेयर भी कर सकती हूँ, मेजर भी कर सकती हूँ। अगर मैं ये कहूँ कि भारत के अंदर बच्चे कितने पैदा हो रहे हैं और वो फ्रैक्शन में आ जाए, मीन्स कि 7.5 में आ जाए या फिर 12.5 में आ जाए, 12 तो ठीक है, ये 0.5 दैट्स नॉट ए गुड मेजरमेंट। तो कहने का मतलब स्टैंडर्ड हमेशा एक मेजरेबल पॉइंट होना चाहिए जिसको आप इजीली मेजर कर सकते हो। तो यहाँ पे एक बेस्ट एग्जांपल है बर्थ ऑफ द फ्रैक्शन का, ठीक है। एक अच्छा मेजरमेंट नहीं होगा। एग्जाम्पल इसलिए साथ साथ करवा रही हूँ क्योंकि एग्जाम में देखो इतना सारा सिलेबस करना है, 12 चैप्टर करने हैं। 12 चैप्टर्स को करना बहुत एक बड़ा टास्क है, बट एक मैराथन ज़रूर होगी आपके एग्ज़ाम से पहले, 2 महीने पहले एक मैराथन ज़रूर लूँगी जिसके अंदर सभी चैप्टर्स को हम टिप्स के साथ रिवीजन करेंगे, क्विक रिवीजन होगी वो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आपका जो स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबल समझते हैं मीन्स कि जिसके अंदर आप इजीली चेंज कर पाए, अकॉर्डिंग टू नेचर आप क्या कर पा रहे हो, उसको अंदर चेंज कर पा रहे हो। मान लीजिए आपने 1000 यूनिट का सेटअप किया कि हमें 1000 यूनिट ही स्टैंडर्ड अचीव करना है, बट ड्यू टू फॉल्ट आ गया मशीन के अंदर या फिर आपकी इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट सर्किट हो गया, ठीक है। इन सभी के कारण जिसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, कंपनी का कंट्रोल नहीं है, फैक्ट्री का कंट्रोल नहीं है, ऐसा कुछ हैपन हो गया, तो नॉर्मल सी बात है 1000 यूनिट क्या आपको 1 यूनिट भी नहीं प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो इस केस में आपका जो टारगेट है, आपका जो स्टैंडर्ड है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ये नहीं है कि एक बार बना दिया तो बना दिया, अदरवाइज नहीं अचीव किया तो वर्कर्स को पनिशमेंट मिलेगी, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्टैंडर्ड शुड बी सिंपल एंड क्लियर। स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। इज इट क्लियर। डेविएशन टॉलरेंस लिमिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझते हैं अच्छे से। डेविएशन टॉलरेंस लिमिट, डेविएशन का मतलब पता है क्या होता है बच्चे, गैप, वेरिएशन। ये मैं इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि जब अब थोड़ी देर के बाद मीन्स कि 10-15 मिनट के बाद हम इसके प्रीवियस ईयर ये करेंगे, केस स्टडी मेथड करने वाले हैं, ठीक है। ये जो केस स्टडी है मेरे पास, और तो और हम इनके प्रीवियस ईयर भी करेंगे। देखो 2023 में भी आया हुआ है, ये सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस को, अजर्शन रीजन को, केस स्टडी को, इन सब को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसलिए इन फैक्टर्स को बिल्कुल ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो, ठीक है। क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन कंफर्म है, क्योंकि जब मैंने बच्चों को करवाया था तो वहां पर बच्चे भूल गए थे, तो अब आपको नहीं भूलना है, ठीक है। चलिए जी, देखो ये रहा क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन मैं आपको दिखा देती हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटी द स्टैंडर्ड शुड हैव। कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए स्टैंडर्ड में, जब हम स्टैंडर्ड सेट करें तो अचीवेबल होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ऑल ऑफ द वो। तो आप कौन सा क्लिक करेंगे, इट्स नॉर्मल कि आप डी करेंगे क्योंकि अभी तक हम ये सभी पॉइंट कर लें। अब क्या पता आपके नेक्स्ट एग्जाम में एक नया क्वेश्चन बना दे कि टॉलरेंस लिमिट क्या होती है, कितनी के तक आप सेंड कर सकते हैं, तो इसको समझते हैं, ठीक है। चलिए जी, टॉलरेंस लिमिट क्या है, टॉलरेंस लिमिट है ना, डेविएशन टॉलरेंस लिमिट, डेविएशन टॉलरेंस
लिमिट। अब देखो डेविएशंस, मैंने पहले टारगेट सेट किया कि बच्चे 1000 यूनिट आपको प्रोड्यूस करनी ही करनी है। मैंने साथ में ये भी बताया कि अगर किसी एम्प्लॉय की 950 यूनिट हो जाएगी ना तो भी ठीक है, चल जाएगा, ठीक है। बट इससे अगर कम हुई, 948 भी हुई, उसको सहन नहीं किया जाएगा। मीन्स कि एक लिमिट सेट कर दी। जैसे कि आप भी करते हैं कि क्या मैम मेरा घर पे इतना, पहले ही काम, ट्यूशन का काम मैम इतना रहता है, तो प्लीज़ आप मुझे ना 10 क्वेश्चन की बजाय 8 क्वेश्चन करके दीजिए, 8 क्वेश्चन दे दीजिए। अब मैंने 10 से 8 कर दिए, ये एक लिमिट सेट कर दी है कि बेटा इतने ही आपको करके आने पड़ेंगे। इससे अगर आप नीचे गए तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, 8 की बजाय आपको नेक्स्ट डे 16 क्वेश्चन मिलेंगे। तो क्या ये टॉलरेंस लिमिट है कि एक सहन करने की लिमिट होती है और हर एक ऑर्गेनाइजेशन की। अगर 950 यूनिट तक आप प्रोड्यूस कर पा रहे हो तो वेल एंड गुड, ठीक है, बट इतना भी ठीक नहीं है क्योंकि हमने इतना सेट किया था। बट एक इतना तक हम सहन कर सकते हैं, ठीक है। बट इससे एक पॉइंट भी नीचे गया तो वो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। तो ये होती है टॉलरेंस लिमिट। डेविएशन का मतलब होता है गैप, टॉलरेंस का मतलब होता है सहन करने की लिमिट। इनके बीच में जो गैप है 50 का, वो 50 की गैप 50 को सहन करने की लिमिट है, उससे ज़्यादा नहीं कंपनी सहन कर सकती। इज इट क्लियर? तो जब हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं तो इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मेजरमेंट ऑफ द एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब हमने स्टैंडर्ड सेट कर लिया, अब हम ये देखेंगे कि हमारी एक्चुअल में क्या परफॉर्मेंस हुई है। मीन्स कि जो एम्प्लॉई है, जो वर्कर है, उन्होंने कितना अच्छे से काम किया, कितना काम किया, कैसे किया। क्या आपको पीकू का एग्जाम्पल याद है? पीकू ने 800, पीकू ने 1000 और मीकू ने 1200। ये इसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस होगी। तो फटाफट पढ़ते हैं। एम्प्लॉय कंपनी एक्टिविटीज आर डन, परफॉर्मेंस रिपोर्ट प्रेजेंटेड बाय द सुपीरियर। सुपीरियर के द्वारा रिपोर्ट आपको दिखाई जाएगी। नॉर्मली डन आफ्टर द टास्क इज कंप्लीट। मेजरमेंट तभी होगा जब आपका टास्क कंप्लीट हो जाएगा, मीन्स कि आपका जब काम कंप्लीट हो जाएगा। बट वेन एवर द पॉसिबल इट शुड बी डन ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि परफॉर्मेंस के दौरान भी आपका काम कंप्लीट हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ चांसेस यही होते हैं कि जो आपका जो टास्क है वो तभी, टास्क कंप्लीट करने के बाद भी आप क्या कर सकते हो? मेजरमेंट कर सकते हो। अदरवाइज परफॉर्मेंस के साथ साथ भी क्या हो सकती है? मेजरमेंट हो सकती है, ठीक है। कंपनी परफॉर्मेंस इंक्लूड, इसमें क्या क्या परफॉर्मेंस इंक्लूड है, जैसे कि हर एक फैक्टर के अलग अलग परफॉर्मेंस है। देखो बुक के अंदर आपके अंदर बहुत सारी दी हुई है परफॉर्मेंस आपकी। इसके अंदर क्या कहता है, एक सेकेंड, देखो हर एक प्रोस्पेक्टिव से दी हुई है इन्होंने। सबसे पहले क्या है? कंपनी के प्रोस्पेक्टिव से दी हुई है। कंपनी के प्रोस्पेक्टिव से क्या एक्चुअल परफॉर्मेंस होगी, कैसे मेजरमेंट होगा, कि ग्रॉस प्रॉफिट देख लेंगे, नेट प्रॉफिट देख लेंगे, इन्वेस्टमेंट के ऊपर आया हुआ रिटर्न देख लेंगे। अगर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस देखी जाए तो सुपीरियर के द्वारा रिप्रेजेंट की गई रिपोर्ट से हम देख लेंगे। अगर बात की जाए मार्केटिंग की, मार्केटिंग में ये देखेंगे कितनी यूनिट आपने क्या की है, बेची है, कितने उसकी मार्केट के प्राइस, जो शेयर का प्राइस है वो इंक्रीज हुआ है, ठीक है। प्रोडक्शन की बात की जाए तो यूनिट ऑफ नंबर ऑफ, कितनी यूनिट प्रोड्यूस करी गई है, कि डिफेक्टिव पीस कितने हैं हर एक बैच के अंदर। ये सभी मतलब कि पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाएगा। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग है, एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग है, मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग है, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग है। हर एक की एक्चुअल परफॉर्मेंस डिफरेंट होगी। एक्चुअल परफॉर्मेंस होने के बाद हम क्या करेंगे? कंपैरिजन करेंगे। किसका? एक्चुअल का और स्टैंडर्ड का। अब एक्चुअल कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकते हैं। यहाँ पे जीरो लगा लीजिए, ठीक है। तो कहने का मतलब अब कंपैरिजन आ रही है तो इट्स नॉर्मल कि उनके बीच में कुछ ना कुछ तो गैप नजर आपको आएगा ही आएगा, ठीक है जी। अब डेविएशंस को फाइंड आउट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द कंपैरिजन, ये याद रखना। अब यहाँ पे एग्जांपल है 2000 यूनिट का, एक ने 1800 यूनिट प्रोड्यूस की, एक ने 2000, एक ने 2200, तो क्या सबका 200 है। बट डेविएशंस जो है, जो रिजल्ट है, एक का नेगेटिव आया है, एक का पॉजिटिव आया है, इसको मिलेगी पनिशमेंट, या फिर आपको इसको बोल सकते हैं इसकी सैलरी कट हो सकती है, इसका जो लेवल है वो नीचे जा सकता है। इसके ऊपर अच्छे से और एक्शन लेंगे कि ऐसा क्या हुआ, जो ये व्यक्ति है, जो टीकू है, ये क्यों नहीं इसको अचीव कर पाया, क्यों हुई मीकू अचीव कर पाया है, ये चेकआउट करेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाता है एनालिसिस द डेविएशंस। एनालाइजिंग द डेविएशंस का मतलब क्या है? जो गैप आया है, ये 200 का जो गैप आया है, उसको प्रॉपर तरीके से हम एनालिसिस करेंगे, उसको विश्लेषण करेंगे। क्यों आया बच्चे गैप? ये
वैसे मैं पूछती हूँ बच्चों से कि अगर काम नहीं कर गया तो क्यों नहीं कर गया है, रीज़न बताइए। बच्चे बोलते हैं कि मैम हमारा हेडेक हो रहा था, हमारी सेहत ठीक नहीं थी, हमारे घर कोई आ गया था। इतने एक्सक्यूज़ देते हैं, उनका खुद के ऊपर कंट्रोल ही नहीं है। तो ये इस तरीके से डेविएशंस एज अ स्टूडेंट आपकी लाइफ में नहीं आनी चाहिए। देखो सबकी लाइफ के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम जनरेट होती है, बट मेंटेन कैसे करोगे इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि एनालाइज टू टेक अ करेक्टिव एक्शंस इट्स डिपेंड अपॉन देयर इज अ KRA। ये वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, की रिजल्ट एरिया या फिर एक्सेप्टेंस रेस एंड द डेविएशंस टॉलरेंस लिमिट। ये सभी पॉइंट्स मैं आपको समझा चुकी हूँ, बस ये रहता है की रिजल्ट एरिया। की रिजल्ट एरिया का मतलब क्या है कि केवल एक इंपॉर्टेंट एरिया के ऊपर ही क्या कर रहे हो आप, फोकस कर रहे हो। इज इट क्लियर कि विच आर इंपॉर्टेंट टू द सक्सेस टू द ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर फोकस करो। ठीक है, कि आप एनालिसिस किसके बेस पे कर रहे हो, ये डिपेंड करता है कि आपका क्राइटेरिया क्या है। क्या आप उसी टॉप पॉइंट पर, मान लीजिए जैसे कि ये पूरा स्कूल है, ठीक है, ये पूरा कॉलेज है, मैं केवल और केवल कॉमर्स डिपार्टमेंट के ऊपर ही फोकस कर रही हूँ, तो ये क्या है, मैं केवल इसी के ऊपर फोकस कर रही हूँ, मुझे किसी से मतलब नहीं है, मुझे केवल कॉमर्स का रिजल्ट चाहिए, तो दैट्स नोन एज अ की रिजल्ट एरिया। मीन्स कि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट एरिया है जिसके ऊपर मैं फोकस कर रही हूँ। बट जो इस पूरे कॉलेज को, इस पूरे स्कूल को चला रहा है, प्रिंसिपल है, डायरेक्टर है, CEO है ना, मैनेजर्स है, उनका पूरे स्कूल से रिलेट करना होगा। वो पूरे स्कूल से मतलब रखेंगे कि सबका रिजल्ट अच्छा है, मैं केवल कॉमर्स डिपार्टमेंट के ऊपर बात कर रही हूँ। तो जब पूरे रिजल्ट, पूरे एरिया के ऊपर बात की जाए तो आपकी आ जाती है एक एक्सेप्शनल मैनेजमेंट, और एक अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात की जा रही है तो वहाँ पे की रिजल्ट एरिया की बात की जाती है। ठीक है, टॉलरेंस लिमिट पता है, जो भी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी। डेविएशंस आर एग्जामिन इन द लाइट ऑफ द प्री डिटरमाइंड डेविएशंस टॉलरेंस लिमिट। कहने का मतलब डेविएशंस को हम एग्जामिन करेंगे, मीन्स की जांचेंगे, कैसे, लाइट ऑफ द प्री डिटरमाइंड टॉलरेंस लिमिट। हमने डिसाइड कर दी कि 1950 हमारी यूनिट इतने तक सहन कर पाएंगे, इससे नीचे गया तो फिर हम सहन नहीं करेंगे, फिर तो हम उस एम्प्लॉय को फायर कर देंगे, बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो ये कहते हैं कि जो प्री डिटरमाइंड डेविएशंस टॉलरेंस लिमिट है उसके साथ हम फिर कंपैरिजन करेंगे। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। ओके, कहते हैं कि इफ द डेविएशंस आर द विद इन अ लिमिट, अगर डेविएशन हमारी विद इन अ लिमिट है, मीन्स कि अगर 1950 हमने डेविएशन लिमिट रखी, अब हमारी यहाँ पे क्या है, हमने 950 रखी थी, ठीक है, इसको हम 950 ही रखेंगे। अगर 950 तक ही व्यक्ति क्या, अगर 960 कर दी, 965 कर दी, 955 कर दी, 950 यूनिट भी प्रोड्यूस कर दी, इट्स ओके, इसको अवॉइड करेंगे। इसमें उन्होंने कहा है कि हम यहाँ तक लिमिट को फेस कर सकते हैं, इससे ऊपर है ये सारी, है ना। बट इन केस ये इससे भी नीचे चलेगी तो जो सुपरवाइजर है वो किसके पास जाएगा, डायरेक्टर के पास जाएगा, जनरल मैनेजर के पास जाएगा, उन सभी हेड पर्सन के पास जाएगा जो उसके रिगार्डिंग क्या लेने वाले हैं, एक्शन लेने वाले हैं, इसके ऊपर एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर टॉलरेंस लिमिट के अंदर है तो उसे हम क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। अगर टॉलरेंस लिमिट से क्रॉस कर रही है तो ये रिपोर्ट कहाँ पर जाएगी, हायर लेवल ऑफ मैनेजर के पास जाएगी बिना किसी देरी के। इज इट क्लियर? चलिए, बोला था बहुत आसान टॉपिक है, जल्दी हो जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ एनालिसिस। अब जो एनालिसिस हम जो करते हैं उसके दो प्रिंसिपल है। यहाँ से क्वेश्चन हर बार आता है, 1 नंबर में आए चाहे 3 नंबर में आए, कैसे ही आए। अब की बार जो 2023 का जो पेपर कंडक्ट हुआ था उसके अंदर यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। मैं आपको सैम्पल पेपर 2023 का जब मैं डिस्कस करूँगी तो मैं ज़रूर बताऊँगी कि ये क्वेश्चन किस तरीके से आए थे। देखो, प्रिंसिपल्स के अंदर ये 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, प्रिंसिपल ऑफ द क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल एंड प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल का मतलब क्या है, जो मैं भी आपको बता रही थी कि एक पूरी कॉलेज है, मैं केवल कॉमर्स डिपार्टमेंट के ऊपर फोकस कर रही हूँ, तो ये मेरा क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल है। मीन्स कि एक पर्टिकुलर पॉइंट, एक की एरिया के ऊपर फोकस कर रही हूँ। ठीक है, फोकस ऑन द की एरिया, ओनली इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज के ऊपर ही मैं फोकस कर रही हूँ। दोज एक्टिविटीज शुड बी डिटरमाइन विच आर इंपॉर्टेंट टू द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दैट नोन एज द की रिजल्ट एरिया। कहने का मतलब जब हम केवल एक इंपॉर्टेंट एरिया के ऊपर ही फोकस करूँ, मीन्स कि ये पूरा कॉलेज है, मान लीजिए ये गवर्नमेंट कॉलेज है,
ठीक है। और ये गवर्नमेंट कॉलेज में सभी डिपार्टमेंट है, बीबीए भी है, बीकॉम भी है, ठीक है। इसके अंदर आपको एमकॉम भी है, बीएससी भी है, बीए भी है, एमएससी भी है, ठीक है, एमए भी है, एमए भी हर तरह से है। बट मैं केवल किस में फोकस कर रही हूँ, बीकॉम एमकॉम पे ही फोकस कर रही हूँ, कॉमर्स डिपार्टमेंट के ऊपर फोकस कर रही हूँ। दैट्स नोन एज अ क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। बट अगर बात की जाए सबके ऊपर फोकस करना, उसे मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन कहेंगे। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके जी। द प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द बिलीव दैट एन अटेम्प्ट टू कंट्रोल द एवरीथिंग रिजल्ट इन द कंट्रोलिंग द नथिंग। ये कह रहा है कि मैं हर चीज पे कंट्रोल करूंगा, इवन ऑल्दो कि कैसा भी इन्वायरमेंट हो, बट एक अप टू लिमिट तक। कई बार ऐसा हो सकता है कि इन्वायरमेंट में आप एक्सटर्नल फैक्टर्स आ सकते हैं जिसके ऊपर ऑर्गेनाइजेशन ही कंट्रोल ना कर पाए। उन फैक्टर्स को छोड़कर बाकी सबके ऊपर ये फोकस करेगा। अगर की पॉइंट पे फोकस करे तो क्रिटिकल पॉइंट एरिया, जिसे हम क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल भी कहेंगे, की रिजल्ट एरिया भी कहेंगे। अगर सब पे फोकस करे तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस कहेंगे। ठीक है, क्रिटिकल रिजल्ट एरिया क्या है? आपका की रिजल्ट एरिया है। और यहाँ पर क्या होगा, अप टू मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्या है कि मैंने अप टू लिमिट कंट्रोल ईच एंड एवरीथिंग। हर एक की एक लिमिट होती है। जैसे कि हम ये कहते हैं ना कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की पॉलिसी के ऊपर बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं कि कितना पैसा चाहिए, कैसे चाहिए, कहाँ से लेंगे, कितना कहाँ पर इन्वेस्ट करना है। इन सब के ऊपर मैनेजमेंट का कंट्रोल होता है क्योंकि वो मैनेजमेंट के अंदर की बात है। अगर बाहर की बात की जाए, गवर्नमेंट क्या चला रही है, पॉलिटिकल पार्टी चेंज हो गई है, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, इन सभी के ऊपर आपको कोई कंट्रोल नहीं है। ये अगर चेंज हो रहे हैं तो ये आपके बियॉन्ड द फैक्टर है। तो हम केवल उन सभी चीज़ों को कंट्रोल करने की बात करेंगे जो आपकी लिमिट के अंदर है, कि यहाँ तक की बात। ठीक है, तो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है ऐसे फैक्टर जो अनकंट्रोलेबल है। अगर रॉ मटेरियल का ही प्राइस इंक्रीज हो गया तो नॉर्मल सी बात है, सबके लिए प्राइस इंक्रीज होगा, राइट। पेट्रोल के जो दाम है वो बढ़ रहे हैं, तो जितने भी कार यूज़ करते हैं, जो व्हीकल यूज़ करते हैं, मोटरसाइकिल, बाइक, जो भी यूज़ करते हैं, उन सब के लिए पेट्रोल महंगा हुआ है। क्या आपके लिए हुआ है? नहीं ना, सबके लिए। इस फैक्टर को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत से फैक्टर हैं जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ऐसे बहुत से ऐसे भी फैक्टर हैं जिनको आप अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये एनालिसिस करने का पॉइंट था। देन उसके बाद आ जाता है टेक करेक्टिव एक्शन। मीन्स के ये जो डेविएशन आ रहा है, जो गैप आ रहा है, उसके रिगार्डिंग आपको सही तरीके से हम किस तरीके से हम एक्शन ले सकते हैं। टेक करेक्टिव मेजर टू ब्रिंग अ बैक एवरीथिंग ऑन द राइट ट्रैक। कहने का मतलब आपको चलना था ऐसे ही, इस रोड पे सीधा चलना था। ठीक है, आगे जाके दो रास्ते गए, आपका यहाँ पर घर है, आप यहाँ से भूल गए कि आपको कहाँ जाना है। आप इस रेत पे जाए या इस पे जाए, आप इस पे अगर जा गए, अगर आधा रास्ते तक भी आए हैं, अगर कोई बता रहा है कि बेटा आप गलत आए हो, तो उस चीज़ के ऊपर कंट्रोल करना और वापस उस ट्रैक पे लेकर आना कि आपकी मिस्टेक ठीक हो जाए और फिर आप अपने घर पे जा सके। तो ये लाइन यही कह रही है कि टेक अ करेक्टिव मेजर। आपको सही ढंग से मेजर करना है किस चीज़ लिए? टू ब्रिंग अ बैक एवरीथिंग। हर चीज़ को ठीक करने के लिए, उस पोजीशन पे लाने के लिए कि आप सही ट्रैक पर आ जाएं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्या है, आपको दो एस्पेक्ट है जो आपको समझने होंगे। करेक्टिव एक्शन इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल द सच डेविएशन विच आर बियॉन्ड द परमिसेबल लिमिट इन। एक सेकेंड, आगे बढ़ते हैं। स्पेशली इन द की रिजल्ट एरिया। ये कह रहे हैं कि जो करेक्टिव एक्शंस है हर जगह एप्लीकेबल, इवन किसी भी तरह का डेविएशंस है उसके हर जगह एरिया पर हमें क्या चाहिए, हमें एक्शन लेने की जरूरत है। और एक आता है हमारे पास कि इन केस डेविएशन कैन नॉट करेक्ट थ्रो ऑल एफर्ट्स स्टैंडर्ड में हैव टू बी रिवाइज। कहने का मतलब आपने स्टैंडर्ड रखा कि 1000 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, फिर हमारे पास 800 यूनिट प्रोड्यूस हुई, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। अगर इंटरनल फैक्टर्स हैं जिनको ऊपर आप कंट्रोल कर सकते हो तो ओके, आप करिए। बट ऐसे फैक्टर हैं जिनके ऊपर आपने हर प्रयास कर लिए कि वो नज़र ही नहीं आ रहे हैं, वो हो ही नहीं सकते, पूरे 1000 यूनिट प्रोड्यूस हो ही नहीं सकती, तो हम क्या करेंगे, अपने स्टैंडर्ड को ही, जो हमने स्टैंडर्ड सेट करा है उसको हम दोबारा से रिवाइज करेंगे और उसको थोड़ा सा कम सेट करेंगे, 850 या फिर 800 ही सेट करेंगे। इज इट क्लियर?
ये था छोटा सा टॉपिक हमारा कंट्रोलिंग का। उम्मीद करते हैं ये जो, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप नोट्स ले सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। इन नोट्स के लिए आपको पर PDF ₹9 चार्ज होगी। आप ₹9 पे कीजिए और पर PDF अपनी विलिंग के हिसाब से, जैसे भी आपको जिस भी चैप्टर के आपको नोट्स चाहिए आप ले सकते हैं। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 12 तक हमारे पास सभी नोट्स अवेलेबल है, सबकी वीडियोस आ चुकी है। तो 1 बाय 1 देखिए, अपनी नीड के अकॉर्डिंग नोट्स लीजिए। पर PDF जो नोट्स है ₹9 रहने वाला है, तो आप शेयर कर सकते हैं अपनी नीड को। व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल भी ID अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है। बट आपको क्या करना है, आपको अपना नाम, एक सेकेंड, आपको प्रॉपर पैटर्न से मैसेज करना होगा, क्योंकि टीम उसी के पास फिर क्या करने वाली है, उसी टीचर्स के पास अपना मैसेज डिलीवर करेगी। नाम, क्लास क्या है, क्लास अगर आपकी +2 है तो +2 भेजिए। अगर आप कॉलेज लाइफ में हैं तो आपकी यूनिवर्सिटी का नाम, ठीक है। आपको किस टॉपिक के रिगार्डिंग नोट्स चाहिए वो टॉपिक आप मुझे बता देना, ठीक है, जिसकी व्हाट्सएप कर देना। तो टीम हमारे पास उसी टीचर के पास फॉरवर्ड करेगी मैसेज, देन हम आपकी हेल्प कर पाएंगे। इज इट क्लियर? उम्मीद करते हैं आप अपने एग्ज़ाम की बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे। फिर भी कोई डाउट रहता है तो हमें आप बोल सकते हैं, हर टाइम आपके लिए अवेलेबल है। +2 क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होती है बच्चे। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, जब तक आप समझेंगे नहीं, आगे के कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। ये पार्ट जो पार्ट A है ये एक दूसरे से इंटरलिंक है, और पार्ट B भी एक दूसरे से फिर यहाँ से इंटरलिंक्ड है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।